हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 7 एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का जो है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इसके बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझें, क्योंकि मैं इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से डील करने वाला हूं और आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है और आपके माइंड में जितने तरह के भी डाउट्स होंगे वो सारे इस वीडियो को, लेक्चर को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस टॉपिक का जो नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ये नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है। देखिए, नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल। किसी भी जीव में अपना उसका एक कंट्रोल होता है, और समन्वय मतलब उसके जो पार्ट्स हैं, शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उसके पार्ट्स में एक तालमेल होता है, आपसी तालमेल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो चलिए इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी रसायन, यानी कि जो जीवधारी होते हैं उसमें प्राकृतिक रूप से कुछ रसायन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन्स, हार्मोन्स और शारीरिक क्रियात्मक व्यवस्था, जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं आवश्यकता के अनुसार नियंत्रण में रहती है और विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बनाए रखती है, नियंत्रण एवं समन्वय कहलाती है। ठीक है, अगर आप इसे नहीं समझे तो मैं इसे और तोड़ के समझाता हूं। देखिए, जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कोई भी जीव होता है उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहता है एक रसायन, है ना, रसायन। और क्या रहता है? तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन्स रहता है। हार्मोन्स यानी कि शरीर में हार्मोन्स होता है, आपने तो जरूर पढ़ा होगा क्लास 8 में। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन्स रहते हैं। और शारीरिक क्रियात्मक व्यवस्था यानी कि शरीर में क्रिया करने के लिए एक व्यवस्था होती है, जैसे कि हमारे पास चलने के लिए पैर है, देखने के लिए आंख है, सूंघने के लिए नाक है, काटने के लिए या फिर कुछ चबाने के लिए दांत है ना, सुनने के लिए कान है। तो ये क्या है? एक शरीर का क्रियात्मक व्यवस्था है, ताकि हम कोई भी काम अच्छे से कर सके, है ना, जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं आवश्यकता के अनुसार नियंत्रण में रहती है। ठीक है, तो जो ये क्रियात्मक व्यवस्था दिया हुआ है हमारे शरीर में, या कोई भी जीव के शरीर में रहता है, जैसे कोई जानवर है तो उसके पास भी देखिए पैर रहता है, उसके पास खाने के लिए मुंह रहता है, ठीक है, जीभ रहता है, कान रहता है, आंख रहता है, हर एक जानवर के पास रहता है ना। तो ये सभी क्या है? उसके शरीर के अंग है, जो कि क्रिया करने के लिए एक व्यवस्था है। ठीक है, जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं आवश्यकता के अनुसार नियंत्रण में रहती है। ठीक है, तो इन सभी के कारण जो हमारा शरीर रहता है या किसी भी जीव जंतु का शरीर रहता है वो क्या रहती है? नियंत्रण में रहती है, यानी कि कंट्रोल में रहती है, और विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बनाए रखती है। और ये सभी चीज हमारे शरीर में या जीव जंतु के शरीर में आपसी तालमेल जो होता है उससे क्या करती है? बनाए रखती है। तो यही क्या कहलाती है? नियंत्रण एवं समन्वय कहलाती है ना, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। संसार के सभी जीव अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। देखिए, संसार के जितने भी जीव जंतु होते हैं वे अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं ना। जैसे कि हम लोग ही देख लीजिए, अगर ठंड की मौसम आती है तो हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, गर्मी के मौसम आते ही हम एसी, कूलर, पंखा वगैरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं, है ना। और बरसात के मौसम आने पर जितने भी बरसात में यूज होने वाले पदार्थ होते हैं उन सभी चीज को हम प्राइमरी देना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसका व्यवस्था कर लेते हैं। यानी कि मौसम के परिवर्तन होते ही हम अपने आप को उस मौसम के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर देते हैं, है ना। देखिए, पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जैसे पर्यावरण में जो परिवर्तन आता है उसके अकॉर्डिंग हम गति करना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। देखिए, चाहे जैसा मौसम हो या जैसा सिचुएशन रहता है या जैसा घटना घटता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। जैसे हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है। जैसे हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है या वहां पे गर्म महसूस होने लगता है, और हम तुरंत इसके प्रति अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके प्रति हम तुरंत हटा देते हैं हाथ को। अगर मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को छू रहे हैं, ठीक है, तो हम तुरंत अपने हाथों को क्या करते हैं? हटा लेते हैं, है ना, ताकि हमारा हाथ जल ना जाए। ठीक है, तो यहां पर है उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति
अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। देखिए बाहर में जो भी वातावरण में परिवर्तन होता है और हम उसके अनुसार जो ढलना शुरू कर देते हैं या अनुक्रिया करना शुरू कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका एवं हार्मोन अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जो जंतु होते हैं यानी कि एनिमल्स होते हैं उसमें तंत्रिका एवं हार्मोन्स अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, जिस पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। यानी कि उन दोनों तंत्रिका पर और हार्मोन्स पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ये निश्चित ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। और ये किससे उत्पन्न होते हैं? निश्चित ग्रंथियों से। सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं तंत्रिकाओं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि सभी प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं होती है, जैसे बात करना, सोचना, पढ़ना, लिखना, जितने भी तरह की क्रियाएं होती है, चलना, सोना, खाना, ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तंत्रिकाओं द्वारा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया जैसे ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन में देखिए ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है यानी कि तंत्रिकाओं से बना होता है। और सभी प्रकार की सारी क्रियाएं तंत्रिकाओं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल में रहती है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक है हमारा जंतु तंत्रिका ऊतक यानी कि एनिमल्स नर्वस टिश्यू। ठीक है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। यानी कि जो जंतु होते हैं यानी कि एनिमल्स होते हैं उसमें तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा उसमें नियंत्रण एवं समन्वय किया जाता है। यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन उसमें किसके द्वारा होता है? न्यूरॉन्स के द्वारा यानी कि तंत्रिका द्वारा और पेशी यानी कि मसल्स के द्वारा। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं ग्राही यानी कि रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के जो विशिष्ट सिराएं होते हैं, है ना, सिरे होते हैं जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं। यानी कि पर्यावरण में हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मौसम कैसा है ना, कहीं खतरा है, कहीं खुशी का माहौल है, ये सारा चीज का जो पता लगाता है सूचनाओं का, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर यानी कि ग्राही, है ना, कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में और डिटेल्स जानकारी लेते हैं। देखिए ग्राहियों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, तो एक होता है हमारे शरीर में प्रकाश ग्राही यानी कि फोटो रिसेप्टर जो दृष्टि के लिए काम आता है यानी कि देखने के लिए काम आता है। ये जो हमारी आंखें होती है ये प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होती है यानी कि ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट को यही सब चीज क्लियर करता है। जितने भी तरह के जो डॉट्स और कॉन्सेप्ट होते हैं ये छोटे छोटे चीज ही आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, अगला है श्रवण ग्राही यानी कि फोनो रिसेप्टर जो सुनने के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे कि कान, हमारे जो कान है ना, ये कान है, ये कान है, तो ये क्या करता है? सुनने के लिए काम आता है। यानी कि ये फोनो रिसेप्टर होते हैं यानी कि श्रवण ग्राही यानी कि ध्वनि को ये सुन सकते हैं, साउंड को ये सुन सकते हैं, साउंड के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं, है ना। आगे है रस संवेदी ग्राही यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर जो स्वाद के लिए काम आता है। जैसे कि जीभ, हमारा जो ये टंग है, जीभ है, ये क्या करता है? टेस्ट के लिए काम आता है यानी कि ये किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए काम आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रस संवेदी ग्राही यानी किसी भी चीज को चखने के लिए काम आता है। अगला है घ्राण ग्राही यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि सूंघने के लिए काम आता है। यानी कि हमारी जो नाक है ये क्या करता है? किसी भी चीज को चखने से पहले ये सूंघ करके उसे देख लेता है कि ये कैसा है, इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं। अगर कोई नया चीज हमें दे देता है तो उसे हम पहले सूंघते हैं, अच्छे से देखते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं ताकि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये सभी जो सेंस ऑर्गन जो हमारे दिए गए हैं यानी कि रिसेप्टर्स दिए गए हैं, ये बहुत काम की चीज है, हमारे शरीर को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए क्या है स्पर्शग्राही यानी कि थर्मो रिसेप्टर, उष्मा को महसूस करने के लिए त्वचा यानी कि हमारे शरीर में जो ये स्किन दिया हुआ है, देखिए ये सब स्किन जो है ये सब पूरे शरीर जो है स्किन से ढका हुआ है, तो ये जो है आपका थर्मो रिसेप्टर होता है यानी कि ये गर्मी को महसूस कर लेता है।
साथ ही साथ ये ठंड को भी महसूस कर लेता है ना, कि किस तरह का मौसम है, किस तरह का आसपास में टेम्परेचर है, उसके अनुसार ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, ये जो सेंस ऑर्गन है, कि ऐसा मौसम है तो आप गर्म कपड़ा निकाल लीजिए या ठंडा कपड़ा निकाल लीजिए, मतलब कि ठंड में जो कपड़े पहनते हैं उसे निकाल लीजिए, है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे रिसेप्टर्स हैं, जो कि हमारे आसपास में कैसा वातावरण चल रहा है उसके बारे में हमें सूचनाएं देते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंस ऑर्गन में स्थित होते हैं। तो जितने भी तरह के जो सेंस ऑर्गन है वहां पे ये स्थित होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ सेंस ऑर्गन दिखाया गया है, टंग, उसके बाद है आई, नोज, एयर और स्किन। ये हाथ दिखाया गया है, हाथ के ऊपर का जो स्किन है ना, वैसे तो पूरे शरीर में स्किन है पर यहाँ सिर्फ हाथ का दिखाया गया है, आप समझ लीजिएगा आगे, है ना। तो यहाँ इन सभी का फंक्शन आपको पता है। देखिए टंग जो है सो टेस्ट का काम करता है, आई जो है देखने का काम करता है, नोज है सो सूंघने का, कान है सो सुनने का काम करता है और स्किन है जो आसपास के वातावरण को महसूस करने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसके बारे में कुछ और डिटेल्स बताता हूँ। जिससे ये टंग है, टंग क्या करता है कि टेस्ट को पहचानता है। अगर आप किसी भी चीज का सेवन करते हैं या पहले से आप किसी चीज को खा के टेस्ट करके उसके देख चुके हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसे चख के देखेंगे कि वो कैसा है, वो सही है या गलत। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गलत चीज कोई दे देगा या खराब खाना कोई दे देगा तो आप खा लीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप उससे क्या करिएगा, उगल दीजिएगा, है ना। उसके बाद है आपका आईज यानी कि आंखें। ये आंखें भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। आपको तो ये चीज पता ही होगी, है ना। पर आंख का और भी काम है, ये आसपास के खतरा या आसपास के सिचुएशन को भी पहचान लेता है और हमारे ब्रेन को ये सिग्नल दे देता है। देखिए अगर कहीं पर कोई वैसा लड़ाई या कोई मारपीट का जगह होता है या कहीं एक एक्सीडेंटल प्लेस होता है जहां पे किसी भी चीज का घटना, मतलब एक बुरा हादसा हो गया हो, उस जगह से ये आंखें जो होती है हमें अवगत करा देती है कि वहां पर खतरा है, ऐसा है। सोचने के लिए वक्त मिल जाता है कि हम वहां जाएं या नहीं जाएं, या वहां पर हम किस तरह से करें। ये सूंघने का जो नाक है, किसी भी चीज को खाने से पहले हम उसे खाने से पहले जस्ट उसे सूंघने का मतलब ऑटोमेटिक है कि हम उसे सूंघ के ही खाएंगे, है ना। तो ये नोज जो होता है यही काम करता है। आपको शरीर के अंदर कोई भी ऐसा चीज है जो बेकार का चीज है उससे जाने ही नहीं देगा। उसके बाद होता है हमारा कान, जो कि सुनने का काम करता है। देखिए अगर मान लीजिए कि रात में आपके दरवाजे पे कोई आ जाता है जो कि सिर्फ आपका मतलब बेल बजा रहा है और कुछ अपना आवाज नहीं दे रहा है, तो आप बिना सुने तो उसे नहीं अंदर आने दोगे, ना ही दरवाजा खोलोगे। तो ये जो कान है ये खतरा से भी महसूस कराता है। आप बहुत चीज ऐसा होता है कि आप उसकी आवाज को सुन के ही पहचान लेते हो, होता है ना ऐसा। तो ये कान भी हमारे शरीर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद है स्किन। स्किन का भी यही काम है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड है तो स्किन आपको महसूस करा देगा या आपके ब्रेन को यह सिग्नल दे देगा कि आप गर्म कपड़ा पहन लो, ज्यादा ही ठंड लग रही है। या फिर आपका ये सारे जो सेंस ऑर्गन है, कभी जैसा मौसम चलता है, यानी कि आप मान लीजिए बाहर ड्राइव करने जा रहे हो या बाहर कहीं टूर में जा रहे हो या बाहर कहीं कोई काम से जा रहे हो और मौसम बारिश का है, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक ये सिग्नल दे देगा कि आप रेनकोट ले लो या फिर गर्म कपड़ा या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा लेके चलो, ताकि आप भीगो नहीं और अपने स्पीड को भी मेंटेन करके लोग चलते हैं। तो इस तरह से हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि इस टॉपिक को हमें बहुत ही गहराई से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे नॉलेज हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही डिटेल्स वे में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब हमारा तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें पढ़ना जरूरी है और इसके सारे कार्य और फंक्शन को भी समझना जरूरी है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के संगठित जाल का बना हुआ होता है ना। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ये न्यूरॉन्स का संगठित जाल यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स से ये बना होता है। कौन? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, और यह सूचनाओं के विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन के लिए विशिष्टीकृत यानी कि स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, यानी कि ये जो तंत्रिका ऊतक है ये न्यूरॉन्स से बना होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स के संगठित जाल जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है। और ये क्या करता है, शरीर में विद्युत आवेग के द्वारा, यानी कि शरीर में आपका विद्युत आवेग होता है। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं, उसके द्वारा ये सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये न्यूरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में सभी तरह से मैसेज को ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और वहां से फिर सिग्नल को ले जा करके हमारे मसल्स को भी एक्टिवेट करता है, ये काम करने के लिए ये एक्टिव करता है। ठीक है,
आगे है तंत्रिका कोशिका के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन सेल। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, ध्रुमाकृतिक शिरा यानी कि ध्रुमिका जिसे हम बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्राइट। ठीक है, जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है, जहां से सूचना उपार्जित होता है यानी कि वहां से उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा है ध्रुमिका से कोशिकाएं तक, फ्रॉम डेंड्राइट टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि डेंड्राइट से साइटोप्लाज्म। तो देखिए यहां पे है आपका डेंड्राइट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुमिका यानी कि डेंड्राइट। यहां मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया हूं ताकि जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उसे भी इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये साइंस है और साइंस का तो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। यहाँ पे तो लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता है, आप अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप खुद से भी आंसर को लिख सकते हो, है ना। तो आप इसे अच्छे से समझो। देखिए यहाँ पे ध्रुमिका का मतलब होता है डेंड्राइट, है ना। तो ये जो डेंड्राइट और ये देखिए जो सेल बॉडी है ना, ये सेल बॉडी को हम लोग बोलते हैं कोशिका काय, यानी कि ये बोलते हैं कोशिकाएं, है ना। तो ये सारे वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ पे, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। देखिए यहां से होते हुए ये इधर से यात्रा करेगी कोशिका काय से लेकर ये ध्रुमिका तक, मतलब कि अगर इधर से सिग्नल गया, इधर से सिग्नल आया इधर से, तो यहां से आते हुए फिर यहां से एक और न्यूरॉन्स जुड़ा हुआ रहेगा, फिर वहां ट्रांसमिट हो जाएगा यानी कि आगे बढ़ जाएगा, है ना। तीसरा क्या है, एक्सॉन यानी कि एक्सॉन, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है या जिससे यह आगे संचारित हो जाता है। ये देखिए ये है तंत्रिका काज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और जैसे कि मान लीजिए मैसेज आया, मैसेज आने के बाद इधर से ट्रांसमिट होता है ना। देखिए मान लीजिए कि यहाँ कुछ लगा हुआ होगा तो इसी के माध्यम से ट्रांसमिट होगा ना, यानी कि आगे बढ़ जाएगा, संचारित हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए आपका न्यूरॉन्स का जो सेल है दिखाया गया है, जिसमें कि ये जो बीच में होता है ये केंद्रक कहलाता है, ये साइड में एंटीना जैसा है जिसे हम लोग ध्रुमिका बोलते हैं यानी कि डेंड्राइट बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो सेल बॉडी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका काय बोलते हैं इसको। ये जो बीच वाला भाग है इधर का स्पेस उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका काय यानी कि साइटोप्लाज्म भी इसे हम बोलते हैं। उसके बाद इसे हम बोलते हैं तंत्रिका काच यानी कि एक्सॉन। ठीक है, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये जो लास्ट में ये जो दिखाया गया है इसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका का अंतिम सिरा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में है डेंड्राइट है, इसे हम बोलते हैं। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस है, ये है एक्सॉन, ये है सेल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसे आप समझ ले, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, न्यूक्लियस, ये सब सारा चीज आप इसे याद कर ले और समझ ले। ठीक है, चलिए आगे अब हम पढ़ेंगे सिनेप्स क्या होती है ना। तो सिनेप्स की जानकारी लेते हैं। देखिए दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, इसे सिनेप्स यानी कि सिनेप्टिक दरार कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिनेप्स या फिर सिनेप्टिक दरार। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, देखिए ये एक न्यूरॉन्स है, ये भी एक न्यूरॉन्स है। और यहाँ पर ये जो पहला न्यूरॉन्स का ये जो ज्वाइंट है, जहां पे ये जो पीछे का जो लास्ट पोजीशन है, ये जहां पे ज्वाइंट होता है और यहीं पे आपका थोड़ा सा दरार पाया जाता है, यानी कि देखिए लिखा है ना यहाँ पे, दो तंत्रिका कोशिका के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है वहां पे हल्का सा स्पेस रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। देखिए इस फिगर को यहाँ जूम करके दिखाया गया है, यहाँ देखिए ये है आपका सिनेप्स। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो तंत्रिका कोशिका से क्या बना होता है, ब्रेन, यानी कि ब्रेन में कौन सा कोशिका पाया जाता है, ये तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो आगे इसके बारे में और समझते हैं। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। कहां से, ध्रुमिका, यानी कि यहां से कहां चला जाएगा, सीधे यहां तक चला जाएगा, सेल बॉडी तक चला जाएगा। ठीक है, और तब तंत्रिका काच में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, और तंत्रिका काच से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है कि यहां जो ज्वाइंट होगा अगला, इस तरह का पोजीशन जहां ज्वाइंट होगा वहां पे ये पहुंच जाता है। देखिए ये यहाँ पे धंसा हुआ है ना इसके सेल बॉडी में, इधर से ये रिसेप्टर जैसा काम करता है, ये खींचता है मैसेज को और यहाँ पर ला करके इसे फिर ट्रांसमिट करता है। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। इसमें भी अगर एक और ये न्यूरॉन सेल ज्वाइंट हो जाएगा तो ये भी अगला प्रोसेस जैसे यहाँ हो रहा है वैसे यहाँ भी करेगा, जिससे अंतिम में विद्युत आवेग कुछ रसायन निकलता है। और इसमें अंतिम में क्या होता है, विद्युत आवेग से कुछ रसायन निकलता है। देखिए यहाँ पे कुछ रसायन निकल रहा है ना, केमिकल्स। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं, और ये रसायन क्या करते हैं, यहाँ के सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं। ठीक है,
और अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। और नेक्स्ट जो होता है, यानी कि मैं बताया ना, जैसे यहाँ पे हो रहा है, इसके आगे जो ज्वाइंट होगा न्यूरॉन सेल का, वहां पर भी इसी तरह का रसायन निकलेगा और आगे ट्रांसमिट कर देगा मैसेज को। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप यहां से बैक जा करके फिर से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है ना, यानी कि हाउ डज द न्यूरॉन्स टिश्यूज कॉज एक्शन, न्यूरॉन टिश्यू कैसे एक्शन करता है, कैसे क्रिया करता है। तो इसमें हम देखेंगे तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचारण। देखिए इसके बारे में तो हम विशेष जानकारी पीछे ले चुके हैं, लेकिन यहां पे हम इसके बारे में और समझेंगे। ठीक है, क्या है इसमें जो टॉपिक आ रहा है, क्या है, तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण, यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू नर्व्स। सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड की जाती है। मैं बताया था ना, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं यहां से ये एक्वायर्ड होते हैं सभी सूचनाएं, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। और ये रासायनिक क्रिया द्वारा, जैसे अभी पढ़े थे ना हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ रसायन उत्पन्न होते हैं और इस रसायन के द्वारा, ठीक है, इस रसायन के द्वारा क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, यानी कि ये द्रुमिका से कहां चला जाता है, कोशिका काय तक, यानी कि सेल बॉडी तक चला जाता है। फिर तब तंत्रिका काच यानी कि एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, अंतिम सिरे तक, यानी कि यहां के बाद इसके अंतिम सिरे तक, यहां तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है। एक्सॉन के द्वारा यहां जो एक्सॉन पाया जाता है ना, ये देखिए ये जो एक्सॉन है ये सब क्या कर देता है, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि यह आवेग संचारित हो सके, ताकि यह आवेग देखिए संचारित हो सके, यानी कि देखिए यहां से ये सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इस सेल बॉडी में भेजते हैं, यहां से एक्सॉन में आता है, यहां से आते हुए यहां पहुंचता है। देखिए इसका डायरेक्शन दिया हुआ है ना, सिग्नल डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर से होते हुए फिर यहां से सेल बॉडी में जाएगा, मतलब अंतिम सिरे से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर यहाँ एक्सॉन में जाएगा, और एक्सॉन से होता हुआ ऐसे ये फिर यहाँ अंतिम सिरा में जाएगा, फिर यहाँ से कोई कनेक्ट होगा इस तरह से। तो ये इसका डायरेक्शन है सिग्नल का चलने का। ये सब क्या है, रिसेप्टर है। डेंड्राइट वगैरह इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करके यहाँ सेल बॉडी में भेज देते हैं, सेल बॉडी से एक्सॉन। ठीक है, ये डायरेक्शन समझ में आ गया। तो इस तरह से तंत्रिका ऊतक क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये रसायन संकेत रिक्त स्थान या सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं। ये रसायन जो होते हैं, यहाँ पे जो रसायन उत्पन्न होता है ना, ये सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं। ठीक है, पार करते हैं और अगली तंत्रिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। और अगली जो तंत्रिका होगी, यहां से तो ये पार होकर के यहाँ चला जाएगा, उसके बाद अगली जो तंत्रिका होता है उसमें भी यही प्रोसेस करेगी, मतलब यही विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह संचारित हो जाती है, और इस तरह से जो इंफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, ये ऐसे होता हुआ हमारे ब्रेन तक ये पहुंच जाता है, यानी कि संचारित हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये न्यूरॉन्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, न्यूरॉन्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 9th क्लास में ये बहुत कम मात्रा में पढ़नी होती है और 10th क्लास में इसका बहुत ही डेप्थ स्टडी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें जितना भी इसका फंक्शन है, ये सारा चीज को समझना जरूरी होता है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं इसे बहुत ही डिटेल्स में और अच्छे से समझाया हूं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, देखिए इसे समझते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है, किसी उद्दीपन के प्रति मतलब कि कोई भी आसपास घटना घट रही है, उसके प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, मतलब कि उसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं रहेगा, उसके बिना अचानक अनुक्रिया, और अचानक उसके प्रति हम कोई अनुक्रिया कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं जो होती है अपने आप हो जाती है। ठीक है, स्वतः हो जाती है, जो जीव की इच्छा के बिना ही होती है, जो जीव की इच्छा के बिना ही होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु को छूने से जलने पर तुरंत हाथ हटा लेना। उसके बाद है खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना। देखिए खाना देखकर हमारी मुंह में पानी आ जाती है। अब सभी खाना को देखकर नहीं, जो हमारे इंटरेस्ट के होंगे, जिसे हमें खाने में मजा आता है, उसको देखेंगे तब पानी आएगा। ठीक है,
जैसे कि इमली, इमली का टेस्ट हर कोई मतलब चख ही चुका होता है। तो इमली के टेस्ट आते ही, इमली का नाम लेते ही या उसके आसपास उसका स्मेल मिलेगा या फिर उसको देखेंगे तो हमारे मुंह में क्या आ जाती है, पानी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि गोलगप्पे वाले को देखकर आप लोगों के मुंह में पानी आ जाते होंगे, है ना? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। चलिए आगे देखिए, सुई चुभने पर हाथ का हट जाना। देखिए सुई चुभ जाए या कांटे चुभ जाए, देखिए मैं एक फिगर यहाँ लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पे जब कांटा चुभ जाता है तो हाथ क्या हो जाता है, फटाक से वहां से हटा दिया जाता है ना? उंगलियां या हाथ जहां भी चुभे या पैर में सुई चुभ जाए या कांटा चुभ जाए तो फट से हम लोग वहां से हटा देते हैं। तो वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, वो ब्रेन के कंट्रोल के बिना ही वे सारा काम होता है ना? फिर है अगला है यहाँ पर एक उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस। देखिए मैं इसके बारे में तो पहले ही बता चुका हूं, पर फिर भी मैं यहाँ बताता हूं क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया है उद्दीपन। ठीक है, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को ही उद्दीपन कहते हैं, यानी कि स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं, यानी कि उसके प्रति हम जो काम करते हैं उसे ही हम बोलते हैं उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस। ठीक है, उद्दीपन का एक और है अर्थ उत्तेजित करना, यानी कि उसके प्रति एक्टिव कर देना, है ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ एक फिगर दिखाया गया है, रिसेप्टर फॉर हीट इन स्किन। यहाँ स्किन के द्वारा हीट को महसूस किया जाता है और यहाँ पर एक्शन देखिए यहाँ पे ही हो जाता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में ही ये सारा काम हो जाता है। ये ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता ही नहीं है, ये मैसेज टू ब्रेन, मतलब कि यहाँ से ब्रेन तक सिग्नल जाता है लेकिन ये यहाँ से जाएगा ही नहीं, यहीं से आपका एक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि गर्म चीज को हम छूते हैं और छूने के साथ ही हाथ को हटा लेते हैं तो ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे रहता है स्पाइनल कॉर्ड, उसी के कंट्रोल में होता है। ठीक है, छूते ही हाथ को हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है ना? यहाँ पे किसका रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु, है ना? चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन ना। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि जितने भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होती हैं किसके द्वारा कंट्रोल में होती है, मेरुरज्जु के द्वारा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि यहाँ ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगा ही नहीं, यहीं से आपका काम हो जाएगा, यहीं से ही आपका एक्शन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका दिखाया गया जैसे कि अगर कोई गर्म वस्तु को हम छूते हैं या उसके आसपास हमारे हाथ चले जाते हैं तो वहां से हम तुरंत हटा लेते हैं, तो ये जो काम होता है इतना ही में हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ब्रेन तक ये मैसेज नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है आपका ऐच्छिक क्रिया यानी कि वॉलेंट्री एक्शन। क्या होती है ऐच्छिक क्रियाएं? देखिए वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। वे सभी क्रियाएं, वे सभी काम जिस पर हमारा नियंत्रण हो उसे हम क्या बोलेंगे, ऐच्छिक क्रिया यानी कि वॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि बोलना, चखना, चलना, लिखना, पढ़ना, है ना, देखना, ये सभी पर क्या है, हमारा नियंत्रण होता है ना? कि अगर हम चाहेंगे तो किसी को देख सकते हैं, नहीं देखना है तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो आप लोग को देखना है ना, यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो अभी तो देखना है, तो अभी आप लोग आंख नहीं बंद करिए, अभी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, मतलब ये जो ऐच्छिक क्रियाएं होते हैं इनका नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा और सोचने से होती है। ऐच्छिक क्रियाएं कैसे होती है, हमारी इच्छा से और हमारे सोचने से, इसलिए इनका नियंत्रण हमारे सोचने वाला भाग यानी कि अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। इसलिए इनका जो नियंत्रण होता है हमारे सोचने वाले भाग से यानी कि अग्र मस्तिष्क से होता है। देखिए जिसे हम लोग प्रम मस्तिष्क बोलते हैं, तो ये वाला भाग से, हमारे ब्रेन के ये वाले भाग से ये सारे काम होते हैं, बोलना, चलना, सोचना, देखना, है ना। देखिए कोई भी, अब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो इस लेक्चर को समझ रहे हैं, तो सुन रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो ये आपका कौन सा ब्रेन आपका अभी एक्टिवेट है, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, है ना, कौन, फोर ब्रेन अभी आपका एक्टिव है। ठीक है, आगे देखिए अनैच्छिक क्रियाएं, इसको बोलते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शंस। वे सभी क्रियाएं जो स्वतः होती रहती है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अनैच्छिक क्रियाएं। वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है और वो अपने आप होती रहती है, स्वतः होती रहती है, ऑटोमेटिक होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, जैसे कि हृदय का धड़कना, यानी कि हमारा जो दिल है वो धड़कते रहता है ना, ये थोड़ी है कि सो जाता है या आप बोल दो कि भाई तुम बहुत थक गए हो
अभी मैं थोड़ा सा हार्ट को आराम देता हूं तो ऐसा होता है नहीं। सांस का लेना, सांस पर भी हमारा कोई कंट्रोल है। जैसे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप सो गए हो और आप सांस ही लेना भूल गए, या ज्यादा आप कभी काम करने की वजह से थक जाते हो तो ऐसा होता है कि आप सांस लेना भूल जाते हो, है ना? ऐसा नहीं होता है ना? मतलब कि ये सब भी हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलते, ये ऑटोमेटिक चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पचना। जैसे हम खाना खा लिए तब क्या वेट करते हैं कि नहीं 2 घंटे के बाद मैं खाना पचाना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं ना होता है। ठीक है, सांस पे हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि 20 सेकेंड 10 सेकेंड हम सांस को रोक सकते हैं। ठीक है, जिसका जितना स्ट्रेंथ है वो उतनी देरी तक अपने सांसों को रोक सकता है। लेकिन ये घातक है, आप ऐसा कभी भी नहीं करिएगा, है ना? ये हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, आप नॉर्मल जैसे सांस लेते हैं वैसे ही लेना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आप लोगों को सांस के ऊपर, है ना? तो ये जो होती है अनैच्छिक क्रियाएं, जिसे इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी कि हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो कैसे कंट्रोल में रहती है। तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो किसके किसके द्वारा कंट्रोल में रहती है? मध्य मस्तिष्क, यहां देखिए मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, और यहां पे है पार्श्व मस्तिष्क यानी कि हिड ब्रेन, है ना? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए आपको एग्जैक्टली क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने की। ठीक है, और इसी तरह के आप अगर वीडियो चाहते हैं और इसी तरह के नोट्स आपको तैयार चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लाइक कर दे इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इस तरह के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बना पाते हैं। ठीक है, हमें अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है आपके एक लाइक से। तो प्लीज आप लाइक कर दे इस वीडियो को और शेयर कर दे ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।